नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एटा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में गोलमाल करने वाले 47 जनसेवा केंद्रों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसका खुलासा एसडीएम अलीगंज की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के दौरान हुआ। एसडीएम अलीगंज राजीव कुमार पांडे की ओर से दी गई तहरीर में अलीगंज क्षेत्र के कलिंजर में जनसेवा केंद्र संचालक सुरेंद्र सिंह का नाम शामिल किया गया है, जबकि जैथरा ब्लॉक में 39 जनसेवा केंद्र जो फर्जीवाड़ा करने में सामने आए हैं, उन सभी के खिलाफ एक ही तहरीर दी गई है। थाना नया गांव क्षेत्र में 6 जनसेवा केंद्र हैं। इनके द्वारा अपात्र किसानों का डाटा फीडिंग करके लाभ पहुंचाया गया है। प्रभारी निरीक्षक अलीगंज पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर कलिंजर जनसेवा केंद्र संचालक सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी विनय कुमार शर्मा ने बताया कि एसडीएम की ओर से तहरीर आई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसडीएम अलीगंज ने बताया कि 4 लेखपालों को नोटिस दिया गया है, जिनके द्वारा जांच पड़ताल ठीक तरह से नहीं की गई थी, जिसके कारण सम्मान निधि का लाभ अपात्र लोगों को मिला है। एडीएम विवेक मिश्रा ने बताया कि कृषि विभाग में बैठे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इसमें बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने बिना लेखपाल और कानून गो की रिपोर्ट के किसानों के फॉर्म फीड कर दिए। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान सम्मान निधि का वितरण पिछले विगत महीनों में किया गया था और तहसील अलीगंज के अंतर्गत 4 गांव की शिकायत माननीय द्वारा लगभग की गई थी। उसी के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने टीम लगा करके उसका सर्वे कराया गया। सर्वे में जो सीएससी है, जो जनसेवा केंद्र हैं, उनके द्वारा जो फार्म भरने की प्रक्रिया है और स्वीकृत कराए जाने की प्रक्रिया एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा की गई, वो दूषित थी। उसमें कई लोगों को, ऐसे लोगों को किसान सम्मान पहुंच गया जो पात्र नहीं थे, जिनके नाम ज़मीन नहीं थी और न ही उनके द्वारा कोई अभिलेख दिखाए गए। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो बाहर के व्यक्ति हैं, उनके नाम किसान सम्मान में चली गई। इस तरह से 5323 प्रार्थना पत्र पूरे 4 गाँव में प्राप्त हुए थे और उसमें करीब 46 जन सेवा केंद्र संलिप्त हैं, जिनसे किया गया आवेदन किया गया। आवेदन के बाद उनकी आईडी का दुरुपयोग किया गया और दुरुपयोग होने के पश्चात वो ट्रांसफ़र किए गए। ज़मीन कहीं की लगाई गई, स्वीकृति कहीं से दे करके धन दूसरे जिलों में प्रेषित करा दिया गया। इसकी जांच के बाद अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अलीगंज थाने में और जैथरा थाने में जन सेवा केंद्रों के खिलाफ एफआईआर की गई है। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उनके स्पष्टीकरण देकर के उनसे कार्रवाई की जा रही है। जिन जिन ऑपरेटरों का आईडी हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। एग्रीकल्चर विभाग अपने ऑपरेटरों पर कार्रवाई कर रहा है, हमारे यहाँ हमारे वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो लेखपाल इस तरह की भ्रमित स्थिति में आएंगे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्चा नाले में गिर गया और लोग उसकी जान बचाने की वजह वीडियो बनाने में लगे रहे। इस दौरान मौके पर पहुंचे एक टीएसआई ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे नाले में छलांग लगा दी और बच्चे की जान बचा ली। आपको बता दें कि नगर के सुभाष चौक के निकट तकरीबन 8 बजे एक बच्चा अपने परिवार के साथ घर जा रहा था। पैर फिसलने से वह गहरे नाले में गिर गया। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग मदद करने की बजाय इस घटना का वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान टीएसआई राम वृक्ष यादव मौके पर पहुंच गए। पहले तो उन्होंने वीडियो बना रहे लोगों को फटकारा, फिर अपनी जान की परवाह न करते हुए नाले में एक बांस के डंडे के सहारे उतर गए और बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। यह देख लोगों ने टीएसआई की खूब सराहना की। टीएसआई राम वृक्ष यादव सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। कभी जाम लगने पर दौड़ने लगते हैं तो कभी गंदगी देख खुद ही फावड़ा उठा लेते हैं। राम वृक्ष ने बताया कि नो एंट्री खुलने वाली थी। इसी दौरान वह सुभाष चौक पर पहुंचे तो लोगों की भीड़ जमा थी।
वहां पहुंचने पर देखा कि कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। पूछा तो पता चला कि नाले में 8 वर्ष का बच्चा गिर गया है। उन्होंने बताया कि पहले तो प्रयास किया कि बांस के सहारे उसे निकाल लिया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली तो नाले का स्लॉट हटवाकर खुद जिंदगी खतरे में डालकर बच्चे की जिंदगी बचाना ही अपना धर्म समझा और बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। पूछने पर बच्चे ने अपना नाम हिमांशु बताया है। एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने कहा कि टीएसआई ने बच्चे की जान बचाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सुभाष चौक जो मेरा देवरिया का है, वहाँ पे जब नो एंट्री खुलती तो ट्रकों का जाम अक्सर लग जाता है। क्योंकि ड्यूटी हम लोगों की 8 बजे ऑफ हो जाती है, लेकिन ये है कि जब जाम लगता है उसके लिए कई बार वहाँ पे रुकना पड़ता है। कल ऐसे ही जाम के उद्देश्य से रुके थे, जाम लगेगा खुलवाएंगे। जब ट्रकें आने जाने लगी, चूँकि मैं पूरब साइड का नाला पश्चिम साइड है और उसमें बच्चा मुझे लग रहा है कि किसी तरह से गया और गिर गया, उसकी 2 बहनों को साथ में था वो। और जब मैं शोर सुना के अरे बचा लो, डूब गया, मर गया बचा, उसकी लड़कियां बहुत तेज चिल्लाने लगी। मुझे लगा कुछ हादसा हुआ है। मैं ट्रकों के बीच से सड़क के उस पार गया, देखा तो पब्लिक के 10-15-20 लोग थे करीब। तो मोबाइल जलाए, उसका बच्चे का डूबा है क्या हुआ, वो एक वीडियो बनाने के चक्कर में सब लोग लगे थे। तो लगा कि अब चूँकि अब वहाँ पे और पब्लिक के लोग नहीं बचा रहे, मैं वर्दी पहना हूँ, तो उस समय बिना वर्दी की, जब वर्दी तो देखना नहीं था, बच्चे की जान देखना था। तो अंदर मैं कूदा, चूँकि 8 से 10 फीट गहरा है, पानी भी रहता है उसमें। जब अंदर कूदा तो देखा बच्चा पहले तो मिल नहीं रहा था, 30-35 सेकंड करीब ढूंढना पड़ा, तो डूब रहा था। तो उसका सिर मुझे मिला, तो सिर मिला तो उसको मैं ऊपर ले आया और फिर बाद में हमें भी पब्लिक ने नाले के बीच से बाहर निकाला। इस तरह से उस बच्चे की जान बचा पाए। जालौन में महिलाओं की मामूली हुई कहासुनी के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर का है, जहां महिलाओं में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती है। मामला इतना तूल पकड़ जाता है कि 2 महिलाएं एक महिला की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर देती हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोग पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार 2 महिलाएं एक महिला को जमकर लाठी डंडों से पीट रही हैं। मारपीट करने के बाद आरोपी महिलाएं जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो जाती हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दिया है। सीओ उरई संतोष कुमार ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले में किसी बात को लेकर महिलाओं में विवाद हुआ था। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू की जा रही है। कोतवाली उरई क्षेत्र में कल एक मोहल्ले में महिलाओं में आपस में मारपीट हुई थी और उस पर उनकी सूचना जब मिली तो मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और उनके द्वारा जो तहरीर दिया गया पीड़ित पक्ष द्वारा, कल उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। सर कोई अभी तक आरोपी कोई गिरफ्तार हुआ है क्या? नहीं, अभी एनसीआर है, जो उनके छोटे थे उसके आधार पर एनसीआर है, 151 कार्रवाई कर दी गई है। बाकी उनके डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। जालौन में नदी में नहाने गई महिलाओं के साथ 4 लड़कियां नदी में डूब गईं। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने 2 लड़कियों को बचा लिया। वहीं एक लड़की की तलाश अभी भी जारी है। मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम परासन का है, जहां पर आज 4 लड़कियां गांव की महिलाओं के साथ नदी में नहाने गई थीं। तभी अचानक लड़कियां नहाते समय नदी में डूबने लगीं। एक लड़की को पास में खड़ी महिलाओं ने बचा लिया, लेकिन 3 लड़कियां नदी की गहराई में डूब गईं। लड़कियों को डूबता देख महिलाओं ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के लोगों ने नदी में कूदकर 2 लड़कियों को बचा लिया, जबकि एक लड़की का कोई पता नहीं है। और ये नदी में नहाने आई थी तो लड़कियां डूब गई हैं। प्रशासन को फ़ोन किया तो अभी कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। 5-6 घंटे हो गए, लड़की मिली नहीं रही। किसकी लड़की थी? मेरी लड़की थी। क्या नाम है? जयंती। कितने बजे आई थी? ये आई थी 6:45 बजे के लगभग। 7:30 का ये मामला है। 8 बजे हम यहाँ आ गए थे। 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, कोई कुछ काम ही नहीं हो रहा है। पुलिस घूम रही है इधर उधर। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लड़की को तलाशने में जुटी है। मामला यह है कि सुबह 3-4 लड़कियां स्नान करने आई थी बेतवा नदी में। राजकिशोर व अन्य लोगों की बेटियां थीं। वहीं पर बगल में कुछ लोग स्नान कर रहे थे। जैसे ये लोग नहाने लगी, नदी में बह गई। जब बहने लगी तो ये चिल्लाई, तो पड़ोस के बगल में जो लोग स्नान कर रहे थे
उन्होंने 3 को बचा लिया, लेकिन राजकिशोर की बेटी जयंती जल में डूबकर मृत्यु हो गई। जैसे ही सुबह हमको सूचना मिली, आनंद फानन में हमने पुलिस प्रशासन, एसडीएम कालपी व तहसीलदार कालपी को सूचना दी। उन्होंने तुरंत प्रशासन को भेजा, आनंद फानन में कार्रवाई होने लगी। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि लड़कियां महिलाओं के साथ पूजा अर्चना करने के लिए नदी के किनारे गई थी, तभी अचानक वो नदी में डूब गईं। 2 लड़कियों को बचा लिया गया है, जबकि एक लड़की की तलाश अभी भी जारी है। थाना आटा का प्रकरण है आज मॉर्निंग का। इसमें गाँव परासन से पूजा करने के लिए बेतवा नदी पर गाँव के 18-20 लोग गए थे। इसमें लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। इसमें पूजा करते टाइम नदी में बता रहे हैं कि मछलियों को चारा डालते टाइम, आटा डालते टाइम 3 लड़कियाँ उसमें बच गई, जिसमें से तत्काल ग्रामीणों ने शोर मचा के और उनमें से 2 लड़कियों को बचाया, क्योंकि एक लड़की उसमें रह गई है, जिसकी अभी बॉडी नहीं है। सर, जो लड़की अभी डूबी है उसकी क्या एज है? थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि लड़कियाँ लगभग 17, 18, 20 साल के लगभग थी, तीनों लड़कियाँ उसी उम्र की है। प्रशासन ने फिरोजाबाद जिले की टूंडला सुरक्षित सीट के लिए उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कराया गया।
विकास भवन सभागार में जिले के 42 मास्टर ट्रेनर को सीडीओ नेहा जैन और सहायक कार्मिक प्रभारी श्री किशन शर्मा ने मतदान प्रक्रिया के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की बारीकी से जानकारी दी, क्योंकि ये मास्टर ट्रेनर ही आने वाले कुछ दिनों में मतदान से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। इस लिहाज से इसका गंभीरता से ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। सीडीओ नेहा जैन ने बताया कि आज हम मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि होने वाले चुनाव में किसी भी तरह की गलतियां ना हों। यहाँ पे हम लोग ने लगभग 40 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स आइडेंटिफाई करे हैं, जो कि हमारे जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग और सभी कोविड प्रोटोकॉल की नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एक अच्छी ट्रेनिंग देने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं नोडल कार्मिक और प्रशिक्षण हूँ, तो हमारी पूरी टीम इसी के लिए प्रयास है। आज हम लोग जो पीठासीन अधिकारियों के जो दायित्व होते हैं और अन्य जो इसमें PO1 PO2 वगैरह जो भी कार्मिक लगते हैं इलेक्शन में, उनके क्या क्या दायित्व होते हैं, ये जो हमारी जो हमारी BU और CU और जो वीवीपैट मशीन है, जो हमारी EVM का जो भी मशीन्स हैं, उनको कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी सील्स है जो प्रयोग होती हैं, कौन कौन से एनवलप्स हैं जो काफ़ी सारे, क्योंकि संवैधानिक और असंवैधानिक लिफाफे होते हैं जिनको बना के सील करके हमें डिपॉजिट करना होता है, रजिस्टर्स बनाने होते हैं। तो बहुत सारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे दस्तावेज इन्वॉल्व होते हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है और जिनको आगे भी चेक किया जाता है। तो वो सभी अच्छे रूप से सुचारू रूप से बने भी और आगे के लिए फ्यूचर एक्सेस के लिए भी रहें, इसीलिए हम इनको सभी मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो आगे भी जाके और लोगों को प्रशिक्षण दें। जिले की टूंडला विधानसभा सीट पर चुनावी बुगल बजते ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल के नेतृत्व में टूंडला विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए थाना रामगढ़ पुलिस और PSC बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च चनौरा, शेखपुरा, भीकरपुर, महलई गांव पैदल गश्त करता हुआ सैलई से रामगढ़ और रामगढ़ से जाटपुरी चौराहे तक गश्त करके लोगों को ये संदेश दिया कि लोग निर्भीक होकर मतदान करें। समाजवादी पार्टी में विलय की चर्चाओं को खारिज करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा। पार्टी विलय जैसे एकाकी विचार को एक सिरे से खारिज करती है। अपने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाती है कि उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, शामिल होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और हमने ये तो कई बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़ेगा। व्यक्तिगत हमें कोई त्याग करना पड़ेगा तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग कोई भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग झुकने वाले नहीं हैं। सर, किसके साथ जा सकते हैं? क्या उम्मीद जताई जा सकती है? गठबंधन बनाने की बात कही है। मैंने कहा है कि जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इनको सबको इकट्ठा करके, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी हटे, इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी त्याग कर सकते हैं, त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं। शिवपाल ने पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह ऐलान किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के एक होने की चर्चा चल रही है। अखिलेश यादव ने भी पिछले दिनों नरम रुख दिखाया था। वहीं शिवपाल सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकारने में हिचक न होने का इशारा कर चुके थे। ऐसे में शिवपाल का यह बयान एक बार फिर दूरियां बढ़ने का संकेत कर रहा है। शिवपाल ने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुटे, जिससे प्रसपा के प्रभावी नेतृत्व वाली सरकार बने। और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ है, संशोधनों के साथ ये प्रस्ताव पास हुआ है। और अभी हमारे सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी पदाधिकारी अपने अपने विचार रख रहे हैं।
और इसमें निर्णय भी अभी होना है, अभी निर्णय भी लिया जाएगा किस तरीके से हम संघर्ष करके प्रगतिशील समाजवादी को संगठन के बल पर मजबूत करके इस देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। और ये सरकार जन विरोधी जो इन्होंने निर्णय लिए हैं उनकी वजह से अलोकप्रिय सरकारें हो चुकी हैं। तो इसके लिए हम सभी ने आज निर्णय लिए हैं और हमारे सभी पदाधिकारियों के जो विचार आए हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच निकलेंगे। धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं और आगे जो भी हम निर्णय लेंगे गांव-गांव जाएंगे, पद यात्रा भी करेंगे। पद यात्रा के साथ साथ मोटरसाइकिल, साइकिल जो साधन हैं, जो भी साधन हैं लोकतंत्र में, उनका प्रयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। सभी लोगों ने निर्णय लिया है और आगे चल कर के 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को सरकार में रहना है, ये तय किया है। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए जिसके जरिए योगी सरकार पर सीधा हमला बोला गया। सिब्बल ने कहा कि भाजपा सरकार ने गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, व्यवसायी, मध्य वर्ग और युवाओं के साथ सिर्फ छलावा किया है। सरकार शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और इलाज उपलब्ध करा पाने में पूर्णतः नाकामयाब रही है। बेटियों को सुरक्षा और न्याय न दे पाने की वजह से जनता में सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोकतंत्र में ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो विपक्ष को पूरा अधिकार होता है। जहाँ जहाँ घटना हो रही हैं वहाँ पर मौके पर जाएं और वहाँ पर जो घटना हुई है तो सीधा सीधा है, जो दोषी हैं उन्हें दंड दें और निर्दोष को किसी कीमत पे फंसाना नहीं चाहिए और जो पीड़ित हैं उनकी मदद करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो विपक्ष का तो ये काम है और जाएंगे, उनके कहने से, मुख्यमंत्री के कहने से विपक्ष रुकने वाला नहीं और खासकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो रुकेगी नहीं। सर, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है पहले आपने कैंडिडेट घोषित किए, अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे आप लोग? अभी हमें निर्णय लेना है, निर्णय लेना 1-2 दिन में हम उस पर निर्णय लेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी हैं, हम लोग विचार विमर्श करके ही कोई योगी सरकार में धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। बिना मास्क, बिना हेलमेट और अधूरे कागज़ों के जो जहां पकड़ा जाता है उसका वहीं चालान काट दिया जाता है। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चालान सही काटा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चालान गलत काट दिया जाता है। चालान काटते समय कम से कम पुलिसकर्मियों को मानवता दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक उदाहरण आज फिरोजाबाद में देखने को मिला। दरअसल थाना शिकोहाबाद के मैनपुरी चौराहे पर 7 अक्टूबर को सब्जी मंडी चौकी प्रभारी उमेश चंद ने पुल के नीचे रखे खोखे वालों के करीब 1 दर्जन लोगों के चालान काटे थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि चालान तो काटा 100 रुपये का और वसूल करके ले गए 200 रुपये। और तो और चालान काटा गया है 7 अक्टूबर को और चालान रसीद पर अंकित है 13 अगस्त 2020। सर ये तो नहीं बताया किस चीज़ का कटा है, ये पूछा था कि किससे पूछ के रखा है तुमने यहाँ पे खोखा, तो हमने बोला मैंने मेरे भैया का है और रखा है बस यहाँ पे। तो बोलते हैं किससे पूछ के रखा, तो बोलते हैं चालान कटो, इनका 500 का काटो, 500 का। फिर आए, फिर बोलते हैं 200 दे दो चलो, तो 200 रुपये मुझसे ले गए हैं। 100 रुपये का चालान काट के दिया है ये, और ये भी ये 13 तारीख का चालान है, 13/8/2020 का,
ठीक है सर। और ये 13/8/2020 का चालान है और कल मेरा चालान काटा है। ये गलत डेट का चालान है ये और इस पर 100 रुपये लिखे हैं। ये 200 लेके गए हैं मुझसे और बोल रहे थे कि ऐसे ही हम रोज़ ले जाएंगे, तब आप मतलब अपने आप भाग जाओगे यहाँ से। आप किससे पूछ के रखा है, ये बोल रहे थे। हमने कहा सर गरीब आदमी, हमने अभी लिया भी नहीं है ये, तो क्या हटाओ यहाँ से। वहीं पड़ोस में एक खोखा विकलांग अदालत सिंह का रखा हुआ था, उससे भी 200 रुपये ले गए, लेकिन 100 रुपये की रसीद थमा दी। क्यों सर, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं सर। हमने तो कुछ अब एक पैदा के बैठे हैं सर। अब किसी अगर भीख मांगने जाए तो सही ना पड़ेगा सर। अब तो मजदूर हम 5 आदमी बैठे हैं सर, 1 रुपया लगे बैठे हैं सर हमको सर। हमने कहे हैं सर कि हम विकलांग हैं सर, हमारे कछुआ हमको खाए लायक हम ना है सर। हम कछू खाए लायक ना है सर, हम कछू करके कहाँ से खा पाएंगे सर। हमारे कोई ना है सर आगे नहीं पीछे। अब चालान सब खोखे का कटिए सर। किस बात को लेकर? वो ऐसे लग गया सर, कहा कि सबके कटेगा चालान सर। हमने मजदूर आदमी हैं सर। बताया नहीं कि किस बात का चालान कटा है? उन्होंने कहा कि सबके कटेगा चालान। ऐसे कई पीड़ित ठेले वाले हैं जिनके साथ चौकी प्रभारी आए दिन अवैध वसूली करते रहते हैं, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाता, कोई कैमरे के सामने कबूल नहीं करता। लेकिन जब खुफिया कैमरे से जानकारी की गई तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। 100 रुपये ले गए, क्या दिक्कत है? कोई नहीं करता वो बात सही है। 3-4 दिन आप फिर उंगली करें, क्या फायदा? अब किसे आ जाएंगे फिर? अरे तो भाई जब तक अन्याय के खिलाफ नहीं बोलोगे। इन लोगों में कटे, इन लोगों के ले लो। कौन सी वाली? क्या तुम्हारा भी कटा था कल? कै रुपये का? 100 का। बताया नहीं काई बात का चालान है? ये यहाँ से क्यों लग रही है? मगर नाजायज लगी है, नाजायज कर रहे हैं, यहाँ लगनी नहीं चाहिए। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर जब थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर से बात की गई तो उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए विकलांग अदालत सिंह को चालान के 200 रुपये और साथ में मास्क देने का आश्वासन दिया और कहा कि अब कोई भी पुलिसकर्मी किसी को बेवजह नहीं सताएगा। 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में जिस अटल टनल को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था, उससे पहली बार सेना का काफिला गुजरा। इस काफिले में सेना के कई ट्रक और अन्य वाहन शामिल रहे। ट्रकों में सेना के जरूरी दैनिक उपयोग के सामान को आगे के इलाकों में भेजा गया। अटल टनल को LAC के इलाकों में सेना की मूवमेंट के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस सुरंग से सेना को सामरिक रूप से मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगा। इस टनल से मनाली और केलंग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। बता दें कि पहाड़ काटकर बनाई गई अटल सुरंग से मनाली से लेह के बीच यात्रा सुगम होगी। रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। कुल 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। चीन से तनाव के बीच मनाली से लेह को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल 10 सालों में बनकर तैयार हुई है। चीफ इंजीनियर KP पुरुषोत्तमन ने बताया कि मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। अटल टनल के अंदर फायर हाइड्रेंट भी लगाए गए हैं, इससे किसी प्रकार की अनहोनी होने में इसका इस्तेमाल किया जा सके। KP पुरुषोत्तमन ने बताया कि सुरंग के निर्माण के समय
संसाधनों के इंडक्शन और डी इंडक्शन करना काफ़ी मुश्किल रहा। हमने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन टीम वर्क के जरिए हम निर्माण पूरा करने में सफल रहे। हाथरस केस में आए दिन नए मोड़ आ रहे हैं। इसी बीच आरोपियों ने जेल से कुछ ऐसा किया है जो सुर्खियों में आ गया। हाथरस केस के चारों आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक एसपी को चिट्ठी भेजी है। इसमें आरोपियों ने कहा है कि वह निर्दोष है और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। आरोपी संदीप का यह भी कहना है कि लड़की को उसके घर वालों ने ही मारा है। आरोपी संदीप ने अपने खत में लिखा है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह झूठे हैं। मेरे रिश्तेदार रवि और रामू को भी फंसाया गया, साथ ही लवकुश का नाम भी डाला गया है। हम चारों निर्दोष हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जहां तक उस लड़की की बात है तो वह मेरे गांव की रहने वाली थी और उससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ ही मेरी उससे कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी। आरोपी ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उसके घर वालों को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। घटना के दिन उससे मेरी मुलाकात खेत पर हुई थी और उस वक्त उसके साथ उसकी माँ और भाई थे। इसके बाद मैं अपने घर चला गया था। बाद में गांव वालों से पता चला कि उसकी माँ और उसके भाई ने हमारी दोस्ती को लेकर लड़की को बुरी तरह पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। आरोपी ने लिखा कि मैंने कभी भी उसके साथ मारपीट और गलत काम नहीं किया। इस मामले में लड़की की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं, हमें न्याय दिलाएं। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना परेड हुई। इसके बाद राफेल, सुखोई, LCA तेजस, जगुआर के साथ दूसरे विमानों ने फ्लाई पास्ट करके आसमान में दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना विकसित होगी और देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायु वीरों को शुभकामनाएं दी। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 85% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान नए पुष्ट हुए मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले मामलों की संख्या अधिक रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 82,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत दुनिया में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। देश में रोगियों की संख्या अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 13.44% है। देश में लगभग 9,07,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। सरकार का जोर अगले साल तक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने पर है। सरकार जहां एक तरफ वैक्सीन के ट्रायल्स के ऊपर काम कर रही है, उसके साथ साथ वैक्सीन के उपलब्ध होने पर वैक्सीन देश भर के अंदर कैसे लोगों तक, जो सबसे पहले किसके पास जानी है, किसको लगनी है, इसकी भी तैयारी कई महीने पहले बहुत ज़्यादा गहराई और गंभीरता से कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2021 के वर्ष में हमें वैक्सीन भी मिलेगी और देश के बहुत ही ज़रूरतमंद, जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए, उस कैटेगरी के लोगों को वो वैक्सीन भी प्राथमिकता पर लगेगी।